गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो आज का अपन सेशन पढ़ रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 15 यूनिट नंबर 2। लास्ट लेक्चर था अपना लेक्चर नंबर 14 जिसमें अपन ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि औद्योगिक नीति जिसे हम लोग कहते हैं। हमने देखा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1948 में फॉर्मुलेट हुई, दैन 56 में बनी, 77 में फॉर्मुलेट हुई, 80 में बनी और उसके बाद 1991 में बनी। अगर सभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखा जाए तो सबका जो फोकस था वो था इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ, एक्सपेंशन, उनका एफिशिएंसी, उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करना ताकि वो अपनी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को कर सकें, स्किल्स के साथ काम कर सकें, एफिशिएंटली वर्क कर सकें। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया। उसके बाद 1991 में जो आया उसमें हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अपनी इकनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ के लिए और ज़्यादा यूँ कहें कि आ, और ज़्यादा ग्रोथ के लिए हमने उनके लिए स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करी। अब हम बात करते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2017 में जो आई। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आता है, उन्होंने मई 2017 में एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर्मुलेट करी। तो जस्ट क्योंकि हमने जो हमारी कंट्री में लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो 1991 में फॉर्मुलेट हुई थी। उसके बाद ये देखा गया कि इतने सारे ईयर्स के अंदर इंडस्ट्रीज़ में क्या है कि बहुत सारे सडनली चेंजेस हुए। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, इनोवेशन चेंजेस हुए, रिसर्च में कुछ चेंजेस हुए। इसके अलावा आप देखिए MSME सेक्टर के अंदर चेंजेस आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आए। तो 6 ऐसे थेमेटिक एरियाज़ को फाइंड आउट किया गया कि इन एरियाज़ के अंदर यदि हम लोग चेंज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ कहीं ना कुछ रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। तो 2017 में इन सब इंडस्ट्रीज़ या इन सब एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ डिज़ाइन की गई। सॉरी सॉरी। उसके बाद देखिए कि आजकल के टाइम में देखिए न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डेटा साइंसेज है, बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा रैपिडली फ्रीक्वेंटली टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है। टेली कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। इसके अलावा देखा जाए इन सब चीज़ों का जो असर है वो इकनॉमी में कहीं ना कहीं तो पड़ ही रहा है। तो ये जो आपकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, इसके पीछे क्या था कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था, जिसके अंतर्गत उन्होंने मेड इन इंडिया यानी मेक इन इंडिया का जो प्रमोशन था कैंपेन वो स्टार्ट किया गया, जो इस पॉलिसी के अंदर मेन पॉइंट रखा गया ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको मेक इन इंडिया के थ्रू अपनी इकोनॉमी को आप डेवलप करना है। इसमें आया फिर नेक्स्ट पॉइंट कि पब्लिक सेक्टर जो थे वो वीक क्यों हो रहे थे। कारण यह आया कि क्योंकि पब्लिक सेक्टर वीक का मेन कारण ये था कि पब्लिक सेक्टर प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो अपना डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कर रही थी और वो सेक्टर जो पब्लिक के अंडरटेकिंग में आ रहे थे पर प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे थे उनको प्राइवेट सेक्टर के थ्रू के पास उनको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। देन हम देखा कि कई ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडरटेकिंग्स हैं जो कि थोड़ी सी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने की वजह से अंडर डेवलप्ड ही रह गई हैं। तो उनको BIPFR यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग उनके पास उनको दिया गया और मेमोरेंडम ऑन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू PSUs और मिनिस्ट्री को जोड़ा गया ताकि जो PSUs हैं वो प्रॉपर वर्किंग कर सकें, रिपोर्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको जो उनकी मॉनिटरिंग है वो सीधा मिनिस्ट्री उनको मॉनिटर करे और गाइडलाइंस के थ्रू उनको प्रॉपर वर्क कराया जा सके। तो पब्लिक सेक्टर जो थे उनको उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, डिपार्टमेंटल, नॉन डिपार्टमेंटल और फाइनेंशियल। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वो होते हैं जो सीधा मिनिस्ट्री से लिंक होते हैं, जैसे जो रेलवे मिनिस्ट्री है, टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है एंड अदर्स। नॉन डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग्स होते हैं जैसे आपके HPCL, IOCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल केमी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सारे जो है वो नॉन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स आते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे आपका SBI, UTI, LIC, ये भी क्या है, ये भी पब्लिक PSUs के अंदर ही आते हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट्स ही हैं बट ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं।
तो जो आपकी जो ये पीएसयूज जो हम बनाए गए थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनका जो मेन काम था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटल गुड्स का एस्टेब्लिशमेंट। प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो कि जिनके पास पैसों की कमी है या जो नहीं चल पा रही हैं, उनको थोड़ा सा ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी ये पीएसयूज को डेवलप किया गया। तो जो पीएसयूज के ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे कि कंट्री के अंदर एक इंडस्ट्रियल बेस को बनाया जा सके, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हेंस किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का और अच्छा किया जाए, जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर गवर्नमेंट के साथ सभी डिपार्टमेंट्स यूज़ कर पाए, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करके इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना, और अगर कहीं कोई ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे इनइक्वालिटी है या कोई एरियाज़ पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं इंडस्ट्रीज़ के और कुछ रह गए हैं, तो इस इम्बैलेंस को ख़त्म करना, ये इन पीएसयूज़ का ऑब्जेक्टिव रखा गया। अब आता है प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा जो इन डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करने की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। स्टाफ ओवर हो चुका था क्योंकि प्रॉपर पॉलिसी और मेकिंग नहीं होने की वजह से स्टाफ ओवरलोडेड था। ये यूँ कहे कि वर्क थोड़ा कम था और हर पर्टिकुलर पर्सन के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा ट्रेड यूनियनिज्म काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन पीएसयूज थे वो अपनी कैपेसिटी से अंडर में वर्क कर रहे थे। तो 1991 के अंदर ही पीएसयूज को रिफॉर्म किया गया था। उसके अलावा उन्होंने एक वीआरएस स्कीम भी लॉन्च करी कि अगर कोई पर्सन या कोई एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करते करते अगर वीआरएस लेना चाहता है वो ले सकता है, ताकि न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नवरत्न को परफॉर्म किया गया, पॉलिसीज़ बनाई गई। तो जिसमें जो वो ऐसा कोई पीएसयू जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करता होगा उसको नवरत्न की श्रेणी में या कैटेगरी में डाला गया। तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या है कि पीएसयूज अच्छी तरीके से काम कर सकें, उन्होंने पहली पॉलिसी बनाई मिनी रत्न की। मिनी रत्न में क्या है कि 60 पीएसयूज को इनकर्ड किया गया। उसके बाद मिनी रतन से अगर वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो और अपने आप को इंक्रीज़ कर रहे हैं, टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उसको महारत्न की कैटेगरी में रखा गया, जो कि 2010 के अंदर क्रिएट हुई। तो इसके अंदर जो आया वो ये आया कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो महारत्न में आएंगी वो जिनका नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ से ऊपर होगा, नेट वर्थ जो होगी वो 10,000 करोड़ होगी, टर्नओवर जो होगा वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा होगा, और जो कोई भी पीएसयू जो भी कोई महारत्न की श्रेणी में आना चाहता है वो क्या है, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए और ग्लोबली उनका अपना आप में एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2017 के बाद से स्टार्ट हो गई थी। अब हम जो पढ़ते हैं टॉपिक वो हमारा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। और कई कुछ लोग कहते हैं कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जो भारत की जो फॉरेन ट्रेड है कि हम विदेशों से किस तरीके से निर्यात आयात करें, तो ऐसी पॉलिसीज़ को जो गाइड करती है ये इंडियन गवर्नमेंट करती है, और इसी पॉलिसी को कहा जाता है एग्जिम पॉलिसी। तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंतर्गत ही बनाया गया था। और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इनकी मेन गवर्निंग बॉडी है जो कि एग्जिम पॉलिसी को डील करती है। तो जो फॉरेन ट्रेड और डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करना, कि ताकि लोग अपने बिजनेस को ग्लोबली लेके जा सकें, अपने बिजनेस को डील कर सकें एक्सपोर्ट करके या इंपोर्ट करके। तो इस तरीके से उन्होंने डीलिंग करने के लिए, अपने आप को एक्सपोर्ट करने के लिए, जो बिज़नेस इंटरनेशनल मार्केट में मूव करना चाहते हैं, क्योंकि हमने एलपीजी पे लाव किया था तो हमारे यहाँ पे कुछ लोग गुड्स को इंपोर्ट भी कर रहे थे। तो ओवरऑल इन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट 1992 में बनाया गया। तो इंडियन एग्जिम पॉलिसी जो है ये वेरियस पॉलिसीज़ को रिलेट करती है डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। ताकि मेन जो उसका मेन रूप है वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेट करता है। और अगर हम जनरली बात करें तो हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम टर्म्स एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट जितना लेस हो सके उतना लेस होना चाहिए।
तो यहाँ जो ये भी जो पॉलिसीज़ डिसाइड होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिसीज़ असाइन की जा रही हैं। और इसमें जो हमने पहले भी पढ़ा था, डायरेक्टर जनरल इनकी मेन गवर्निंग बॉडी है। तो देश के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, फॉरेन ट्रेड को एनकरेज करना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जितना आपकी रेवेन्यू है उतनी ज़्यादा आपका जो एक्सपेंसेस है उसको हम डील कर सकें, वो बैलेंस को बना सकें, इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एग्जाम पॉलिसी बनाई जाती है। यदि हिस्ट्री की बात की जाए, 1962 में क्या था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक स्पेशल पॉलिसी कमेटी को गठित किया था, है ना, जिसमें पहले ये जो कमेटी थी वाज लेटर अप्रूव किसके थ्रू हुई थी, मिस्टर वीपी सिंह, जो कि उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर थे, और उन्होंने एग्जाम पॉलिसी 12 अप्रैल 1985 में अनाउंस की थी। उस वक्त क्या था कि ये 3 साल के लिए लागू की गई थी, कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि अब जो हम पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं इसके जो रूल्स और रेगुलेशन है 3 साल तक माने जाएंगे। और जो ओवरऑल इसका भी जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो यही था कि एक्सपोर्ट को बूस्ट अप किया जा सके भारत में। तो मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो वो हमें नज़र आता है एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमम करना और इंपोर्ट्स को मिनिमम करना। एक्सपोर्ट भी इस तरीके से हो ताकि आपका जो कंट्री के अंदर का जो पोजीशनिंग है आपकी गुड्स की वो डिस्टर्ब नहीं हो, यानी कि जो कंजम्पशन पहले आपका कंट्री के अंदर हो जाए, देन हम मैक्सिमम उसको एक्सपोर्ट कर सकें ताकि कंट्री के अंदर भी उसकी लैकनेस नहीं हो। तो एक्सपोर्ट करते वक्त सरकार ने क्या किया कि सरकार ने कुछ ऐसे आइटम्स जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हैं उनको उन्होंने क्या किया कि कंट्री के अंदर रखा, और कुछ ऐसे आइटम्स जो कि हम आफ्टर कंजम्पशन दे सकते थे उनको उन्होंने एक्सपोर्ट करने की परमिशन अंडर दिस एग्जाम पॉलिसी में दी गई। तो जो ऑब्जेक्टिव रखा गया एग्जाम पॉलिसी वो क्या था कि टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो कुछ एक्टिविटीज़ जो लो लेवल पे हो रही थी उनको थोड़ा सा इनहेंस करना, हायर लेवल तक ले जाना, और ग्लोबली अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। देन जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी आपके गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, या फिर जो आपके इंटरमीडिएट्स थे, कंपोनेंट्स थे, कंज्यूमेबल आइटम्स थे, कैपिटल गुड्स थे, उनके लिए हम प्रोडक्शन प्रॉपर कर सकें, और अगर इन्हेंस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम एक्सपोर्ट में भी यूज़ कर सकें। जो आपका लोकल स्ट्रेंथ है, जो आपकी टेक्नोलॉजी लोकल है, उसको अपग्रेड करते हुए इंडियन एग्रीकल्चर को एफिशिएंटली प्रॉपर वर्किंग हो, इन सर्विसेज और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकें, और कॉम्पिटिटिवनेस को और कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में रखा गया। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ताकि एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को डिज़ाइन हो सके, और कंज्यूमर्स को एक रीजनेबल प्राइसेस पे गुड्स अवेलेबल कराना, कि ऐसे ना हो कि हम सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और देश के अंदर उन चीज़ों की कमी हो जाए और वो महंगी पड़ जाए। तो ऐसा इस इनबैलेंस को भी ख़त्म करना इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।